गर्मी की लंबी छुट्टियां हैं। इस साल वे और लंबी हो गई हैं। 15 मई के बजाय यूनिवर्सिटी 4 अप्रैल को ही बंद हो गई है। इसका कारण दिग्विजय सिंह और उनके साथियों को बताया जाता है। वे जो कर रहे हैं उसे राजनीति की बोली में छात्र संघर्ष और हुकूमत की बोली में गुंडागर्दी कहा जा रहा है। चारों ओर अमन है। मेरे साथी शिक्षक कुंजियाँ लिख रहे हैं। जल्दी में निपटाए गए इम्तहान की कॉपियाँ जांच रहे हैं। वे अपने लड़कों को तैरना, लड़कियों को अंग्रेज़ी बोलना और बीवियों को अमेरिकी गृह विज्ञान सिखा रहे हैं। तीसरे चौथे दर्जे के कर्मचारियों को छुट्टी में इस साल 6 हफ्ते ज़्यादा मिल गए हैं और वे अब साथी संबंधियों के यहाँ निरंतर चलने वाली शादी की दावतों में बिला नागा जाने के लिए स्वतंत्र हैं। जो छात्रगण छात्र संघर्ष में सीधे नहीं जुड़े हैं वे पिछले सालों की तरह पुराने कामों में उलझे हुए हैं। बार बार उनका जिक्र गली और चौराहे की दरमियानी मटर गश्ती, दफ्तरों की अल्पकालीन नौकरी, आबकारी इंस्पेक्टरी से IAS तक की तैयारी, रेलों की डकैती आदि के सिलसिले में आता रहता है। अचानक छुट्टियों के झटके से कई चीज़ें अभी मूर्छित पड़ी हैं। मसलन पहाड़ों की ठंडक में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप आदि के नामों से चलने वाले ग्रीष्मकालीन चोंचले अभी शुरू नहीं हुए हैं। इसलिए भरे पूरे लोगों के बीच मैं सब तरह से खाली हूँ। कुंजियाँ लिखना तो मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूँ क्योंकि वह मेरी सामाजिक नृशास्त्र का वरिष्ठ विद्वान होने की शोहरत से मेल नहीं खाता। इस साल निचले दर्जे की कॉपियाँ जांचने से भी इनकार कर चुका हूँ। गढ़वाल के एक आदिवासी कबीले में मेरा मोनोग्राफ आना है पर उसे शुरू नहीं कर सका हूँ क्योंकि सही वजह यह है, कुछ भी शुरू करने से पहले अपने भीतर बहुत कुछ करना पड़ता है। ऊपरी वजह यह है कि वहाँ के दूरवर्ती गांवों से अभी तक मेरे शोध सहायक के डिस्पैच नहीं आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक सेमिनार में मैं जाते जाते रह गया हूँ क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भूल से या भुलावे से यात्रा वाली ग्रांट किसी दूसरे को दे दी और बाद में जिन शिक्षा मंत्री ने मुझे अपने कोष से ग्रांट देने का वादा किया वे अपना वचन निभाने के पहले ही पशुपालन मंत्री बना दिए गए हैं। अब सिर्फ मैं हूँ। गर्मी की उभरती दोपहरी है और मेरे चारों ओर दीवारों में गंजी किताबों का करीने से सजा हुआ बेजान दृश्य है। चूं चूं खट, चूं खट, यह मेरे फाटक की चेतावनी। लोहे का यह नन्हा सा पौधा मेरे फ्लैट के नन्हे से बगीचे की रखवाली के लिए लगा है। गुड़हल की घनी बाढ़ से सटा एक गलियारा है। उस पर कोई सड़क से दबे पांव आ सकता है। यह फाटक खोलते ही उसका सामना चूं चूं खट खट से होता है और फाटक खोलते ही उसका सामना चूं चूं खट खट से होगा। उससे मैं जान जाऊंगा कि मेरे बाग पर और कमरे में कैद रहने की मेरी आज़ादी पर कोई हमला करने आ रहा है। कौन आया? आज के चिंतन कक्ष और भूतपूर्व अध्ययन कक्ष की कुर्सी पर टेढ़ा होकर मेज से किताबों का मलबा उल्टे हाथ से खिसका मैं खिड़की के बाहर झांकता हूँ। पर मैं जानता हूँ कि फाटक का कोष खिड़की की परिधि में नहीं आता। घड़ी में 11 बज रहे हैं तो ये मिस्टर गून होंगे। मैं कुर्सी पर ढीला होकर ऐसी किताब के पन्ने पलटने लगता हूँ जो सिर्फ पन्ने पलटने के लिए छापी गई है। तो चिंता की बात नहीं, मिस्टर गून मेरे साथ दगा नहीं करेंगे। वे मेरे बाग की हरियाली को बाहरी हमलावरों के सामने खुला नहीं छोड़ेंगे। आवारा गायें, बेपनाह कुत्ते, शरारती छोकरे सभी खुली सड़कों पर झुंड के झुंड घूम रहे हैं। मिस्टर गून ज़माने की नज़ाकत को पहचानते हैं। उनके होते हुए मुझे
दोनों हाथों से अपना दस्तार थामने की ज़रूरत नहीं। वे बरामदे में जालीदार दरवाजे के नीचे चिट्ठियाँ सरका कर वापस जाते वक्त फाटक ज़रूर बंद कर देंगे। सचमुच चूं चूं खट के साथ फाटक बंद हो गया है। मिस्टर गून ने दगा नहीं की है। फिर भी सावधान रहने में कोई नुकसान नहीं। चिरंतन सावधानी ही आज़ादी की कीमत है। इसलिए किताब को फर्श पर गिरने के लिए छोड़कर मैं धीरे से कुर्सी से उठता हूँ। अंदाज 8 महीने की गर्भिणी का है। इस ख्याल के साथ अपनी शुरू जवानी की चुस्ती का मन ही मन मखौल बनाता हूँ और एक काल्पनिक आईने में मखौल की मुद्रा वाला अपना चेहरा देखता हूँ। चेहरा बहुत दिलचस्प नहीं दिखता क्योंकि मेरी दिलचस्पी अभी बाहर के फाटक में है। धीरे धीरे बरामदे में पहुंचकर मैं जाली से बाहर झांकता हूँ। धधकती धूप के बावजूद दुनिया में सब ठीक है और भगवान अपने स्वर्ग में विराजमान है तथा बगीचे का फाटक खुला नहीं पड़ा है। बरामदे में गौरिया के डैनों जैसी कुछ चिट्ठियाँ छितरी पड़ी हैं। चील के भी 2-4 डैने हैं। उन्हें भी यानी पत्रिकाओं को समेटकर मैं मकान के अंदर वाले बरामदे में पहुंचता हूँ। वहाँ किफ़ायत के साथ चलते पंखे के नीचे बेंत की आराम कुर्सी पर लेडी मैकबेथ बैठी हुई हैं। मैं उन्हें एक प्याला कॉफ़ी बनाने के लिए कहता हूँ। ऐसी गर्मी में कॉफ़ी? लस्सी क्यों नहीं पीते? उनके लहजे में पकड़ में न आने वाली नापसंदगी की खनक है। सेक्स और हत्याओं की सत्य कथाएं छापने वाली एक प्रसिद्ध पत्रिका के पन्ने पलटना उन्होंने बंद कर दिया है। चश्मे के आर पार वे मुझे घूर कर देखती हैं। मैं अपनी निगाह की स्टेन गन उनकी खुली गर्दन की ओर तानता हूँ। कहता हूँ, ना हो तो कोई बात नहीं, मैं कॉफ़ी हाउस चला जाऊँगा। उनकी निगाह में अनिश्चय और असुरक्षा है। मैं जानता हूँ कि उन्हें परास्त करने के लिए बार बार इस शस्त्र का प्रयोग अच्छा नहीं, पर उनके खिलाफ कारगर यही होता है। उनकी गर्दन और उसके नीचे 2-3 इंच तक मेरा घूरना भर काफ़ी है। वे रसोई घर की तरफ मुड़ जाती हैं, बुदबुदाती हैं। अभी बनाती हूँ बड़ी गंभीरता से, जिसके लिए लेडी मैकबेथ के आगे अभिनय नहीं करना पड़ता। मैं अंदर कमरे की ओर आता हूँ और अचानक चूं खट सुनकर बाहर बरामदे में चला जाता हूँ। बाहर झांक कर देखता हूँ। एक आदमी फाटक खोलने के बाद उसे खुला छोड़कर वापस जा रहा है। मुझे देखते ही वह सावधानी से फाटक बंद करता है। जैसे मैं ना दिखता तब भी वो ऐसा ही करता और पूछता है, अंबवानी साहब यहीं रहते हैं? सवाल में बेईमानी है और जवाब में मैं अपनी निगाह की स्टेन गन का ही इस्तेमाल करता हूँ। फिर अपने नाम की तख्ती पर अपनी उंगली कड़ाई से चुप होता हूँ। फाटक के बाहर का अजनबी कुछ सहमा, कुछ झेंपा सा मुड़कर चला जाता है। तब अपने नाम की तख्ती से चुनचुनाहट की कुछ तरंगें मेरी उंगली में प्रवेश करती हैं। उंगली हटाकर मैं अपना नाम गौर से पढ़ता हूँ। अजीब नाम है। शायद उसके अजनबीपन से ही मेरी उंगली चुनचुना रही है। मुझे ताज्जुब होता है कि इस नाम के अजनबीपन का आज तक मुझे एहसास क्यों नहीं हुआ। मैं तख्ती के लेख से चीख कर पूछना चाहता हूँ, तू कौन है बे? उसका एक एक अक्षर मुझे बिल्कुल नया जान पड़ता है। कुल मिलाकर लगता है जैसे यह जंगलों से ढके किसी दुर्गम अफ्रीकी पहाड़ का नाम है, जिसका मैं सही उच्चारण नहीं कर सकता, जिसे मैं कभी देखूंगा नहीं। मुझे जल्दी कमरे में वापस आना चाहिए। मिस्टर गून की चिट्ठियाँ बाद में भी पढ़ी जा सकती हैं। उन्हें मेज पर फेंक कर मैं किताब जड़ी दीवार के पास दीवान पर लेट जाता हूँ। लेडी मैकबेथ कमरे में आकर कहती हैं, आपकी कॉफ़ी।
उनकी आवाज़ में उस महिला की अवज्ञापूर्ण निर्भीकता है जिसे अब पुरुषों से कुछ लेना देना नहीं। उनकी गर्दन और उसके नीचे का हिस्सा अब बाकायदा साड़ी से ढका है। तेज रोशनी से आंखों की सीधी टक्कर बचाने के लिए निगाह पर तरह तरह के शेड लगाए जाते हैं। मिस्टर गून और लेडी मैकबेथ जैसे नाम उसी तरह के शेड हैं। इनका कुटीर उद्योग मेरे इसी कमरे में, इसी दीवार पर पनपता है। 11 बजे दिन को बगीचे का फाटक खोलने वाले डाकिये का सही नाम क्या है मैं नहीं जानता। यह भी नहीं जानता कि इस निर्विकार चेहरे वाले अहमक जैसे आदमी के लिए मैंने मिस्टर गून जैसा नाम क्यों ईजाद किया। वह मेरे लिए एक नामहीन यांत्रिक जंतु भर था। पर उस दिन उसने मेरे बगीचे से 3 खूबसूरत गुलाब तोड़े और उन्हें लेकर बाहर जाने लगा। मैंने उसे बरामदे से ललकारा। उसने मुड़कर मुझे देखा, पर उसके चेहरे पर कोई असर नहीं। मैंने अपनी निगाह का पूरा तीखापन उस पर फेंका, पर उसकी निर्विकारता में कोई फर्क नहीं आया। बाहर जाकर वह सावधानी से फाटक बंद करने लगा। तब मैंने चीखना शुरू किया और उन गालियों का भी इस्तेमाल किया जिन्हें उसके वर्ग में गालियों के सिवाय और कुछ नहीं समझा जाता। पर वह ठिठका हुआ उन्हें कुछ इस तरह सुनता रहा जैसे मैं टुंड्रा या टीगा में चलने वाली कोई जुबान बोल रहा हूँ। मैं चीखता रहा और वह फाटक बंद करके धीरे धीरे पड़ोस के फ्लैट की ओर चला गया। इसके बाद मुझे अपने ऊपर हंसना चाहिए था और मैं हंसा। अचानक उसके लिए मेरे मन में एक नाम उभरा, मिस्टर गून, जिसमें यह सिफत हो कि सब कुछ के बावजूद बाहर का फाटक बंद करना न भूले। उसे मिस्टर गून कहते हैं। वे दूसरे दिन भी रोज की तरह आए और बरामदे में चिट्ठियाँ फेंक कर फाटक बंद करके चुपचाप चले गए थे। 3 गुलाबों की शहादत ने अब मेरे और उनके बीच एक व्यक्तिवाचक रिश्ता कायम कर दिया था, जिससे मैं उनके लिए मैं नहीं रह गया था और वो मेरे लिए मिस्टर गून हो गए थे। कॉफ़ी की चुस्की लेकर मैं टेलीफोन का एक नंबर मिलाता हूँ। पूछता हूँ, शर्मिला? शर्मिला? तुम ही हो ना? क्या हुआ शर्मिला? वे लोग फिर आए थे? मेरी सलाह मानो, उनके नंबर बढ़ा दो। यह तुम्हारी सलाह है? बिल्कुल मेरी अपनी सलाह। देखो, बेवकूफ़ी ना करो, बात समझो। तुम इम्तहान की कॉपियों पर जो नंबर दे रही हो उन्हें खुद इतना कीमती मत समझो। इम्तिहान में मिलने वाले नंबर एक अजीब चीज़ है। दुनिया की किसी भी कमोडिटी से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। यह वह चीज़ है जिसे देने से देने वाले का कुछ नहीं जाता, पर पाने वाले को बहुत कुछ मिल जाता है। इम्तिहान जैसे बनावटी खेल में नंबरों वाले कायदे कानून को इतनी गंभीरता से न लो शर्मिला। बच्चों के खिलौने को सचमुच ही रेल या हवाई जहाज मानकर शिक्षा पद्धति पर लेक्चर देने के लिए फ़ोन किया था? नहीं, फ़ोन तो तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए किया था, पर बहुत देर से मैंने अपनी आवाज़ भी नहीं सुनी है, इसलिए उसे सुन रहा हूँ। तुम भी सुनो, तुम्हारे काम की चीज़ है। तुम इम्तिहान देने वाले लड़कों की हालत समझने की कोशिश करो। इम्तिहान में पास होना उनकी मजबूरी है। बहुत से ऐसे हैं जिनके लिए फेल होकर रह लेना मुमकिन ही नहीं है। वे पास होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यह उनके यथार्थ की मजबूरी है। पर उन्हें फेल करने की तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है और वे यह जानते हैं। तुम मुझे क्या समझ रहे हो? चूँकि ऊपर वाले परीक्षा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसलिए फ़िलहाल सही गलत की बात भुलाकर सबको 100% नंबर दे दूँ? कुछ ऐसा ही है शर्मिला। अगर वे छुरा चमकाते हुए तुमसे 100% नंबरों की मांग करें तो तुम्हें देने ही होंगे। परीक्षा और शिक्षा की व्यवहारिक पद्धति वही होगी जो वे दिया सलाई और छुरे के सहारे तय करेंगे। इस धोखे में न रहो कि ऊपर से कभी कोई ऐसा परिवर्तन कर देगा जिससे तुम अपने बंद कमरे में
चैन के साथ छात्रों के भाग्य का निपटारा करती रहो। अभी जरा गर्मी और बढ़ने दो, तब ऊपर वाले हिल स्टेशनों में जाकर शिक्षा पद्धति पर अपनी सालाना बकवास करेंगे और प्रस्तावों की शक्ल में कुछ परिवर्तन पेश करेंगे। पर परिवर्तन वही अमल में आएगा जिसे छुरे और दिया सलाई वाले मंजूर करेंगे। नहीं, यह मजाक नहीं है। तुम्हारी शिक्षा पद्धति की चोट जिन पर सीधे पहुंचती है वे न ऊपर वाले हैं न हम हैं। चोट खाने वाले तो ये लड़के हैं जिन्हें गिनी पिग बनाया जा रहा है। उनके लिए इतना तो कर ही सकती हो। सुनो, यह सब इतना आसान नहीं। वे मुझे धमका कर गए हैं। मुझे तुमसे मिलना है, बहुत ज़रूरी बात है। आ सकती हूँ? नहीं शर्मिला, मिसेज जी लेडी मैकबेथ को निगरानी के लिए बैठा गई हैं। तब तुम घर से नहीं निकल सकते? बाहर कहीं, किसी रेस्तरां में? नहीं शर्मिला, इस छोटे से शहर में तुम्हें इधर उधर भटकते हुए तुम्हें इतना बदनाम करके मैं थक गया हूँ। अब इस तरह मिलना गुनाह, बेलज्जत है। गलत न समझो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, हो सके तो अभी इसी वक्त। पर अब मैं तुम्हें यहाँ वहाँ नहीं घसीटूँगा। मैं अब तभी मिलना चाहूँगा जब मैं तुम्हारे साथ कम से कम 8 घंटे बिना किसी खटके के बिता सकूं, जहां टेलीफोन कॉल बेल लेडी मैकबेथ या मिसेज जी का डर ना हो। शर्मिला, मैं इंतज़ार कर लूँगा, पर मेरे लिए इंतज़ार करना? तब एक ही रास्ता है, तुम आखिरी तौर पर अपने भविष्य का चुनाव कर लो। मैं जानता हूँ यह निहायत बेवकूफ़ी की बात है, पर नाटकीयता का एक निरर्थक मोह मुझसे कभी कभी ऐसी ही बातें कहलाता है। मैं कर सकती हूँ, पर यह सब कहने से कोई फ़ायदा? तुमने अपने लिए चुनाव कर लिया है क्या? तुम ठीक कहती हो शर्मिला, यह सब कहने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरी गलती थी, समझ लो मैंने वह बात नहीं कही। तभी लेडी मैकबेथ हम कमरे में हूबहू रक्त रंजित हाथों वाली लेडी मैकबेथ की तरह प्रवेश करती हैं। मैं टेलीफोन रख देता हूँ। मुझे गौर से देखकर कॉफ़ी का खाली प्याला उठाती हैं। बाहर फाटक पर चूँ खट होता है। बाहर देखो कौन है, फाटक खुला छोड़कर चला जाएगा। जमादार सफाई के लिए आया होगा, वह हमेशा फाटक बंद करके जाता है। बाहर जाते जाते वे फिर एक बार टेलीफोन को देखती हैं। टेलीफोन की घंटी सिर्फ शर्मिला के कमरे में ही नहीं बजती, इससे देश देशांतर की सैकड़ों आवाज़ें खींची जा सकती हैं जो ज़िंदगी को अर्थ देती हैं या देती थीं। वैसे ही कमरे में छत तक पहुंचने वाले किताबों के रैक हैं। इनके सहारे देश और काल को उलट पुलट कर मथा जा सकता है। मनीषा की उच्चतम चोटियों से टकराया जा सकता है। पर ऐसा क्या है जिससे यह सब किसी गोदाम में पड़े हुए पुराने फर्नीचर की हैसियत ले चुके हैं? मेरी चिंता की सबसे साफ वजह बाहर फाटक पर होने वाली चूं खट है। बाकी सब काफ़ी दूर, काफ़ी धुंधला है। बाहर जमादार की झाड़ू की खुरदरी आवाज़ दीवार के पक्के एप्रन पर फैल रही है। इसके बाद वह गुसलखाने साफ करेगा। सफ़ेद फिनाइल की झीनी बू उधर से यहाँ तक उड़ती हुई आएगी। फिर वह बाहर के नल पर अपने हाथ पांव धोएगा। कुल मिलाकर 12 मिनट बाद फाटक पर चूं खट होना चाहिए। मिस्टर गून की ही तरह लेडी मैकबेथ का नाम लेडी मैकबेथ नहीं, न शर्मिला का नाम शर्मिला है, न मिसेज जी का नाम मिसेज जी है। लेडी मैकबेथ नौकरानी है, दुबली पतली और लंबी। इन तीनों विशेषणों के बावजूद उनकी सुडौल गर्दन और उसके नीचे उन्हें बिना उपेक्षा के देखा जा सकता है। वे यह जानती भी हैं। उम्र लगभग 46। मासिक स्राव बंद हो चुका है क्योंकि मिसेज जी मुझे बता चुकी हैं कि बेचारी अनसुया बाई को अब संतान की उम्मीद नहीं रही। उनकी एकमात्र संतान के साथ
कोई भयंकर दुर्घटना हो चुकी है। सहानुभूति के इस आधार के बावजूद मैं उन्हें अनसुया बाई मानकर नहीं चल पाता। इस घर में आने के दूसरे दिन से ही वे लेडी मैकबेथ बन चुकी हैं। तभी से जब मिसेस जी ने टेलीफोन पर मेरी बातचीत के टुकड़ों की खबर पाकर मुझसे बड़ी शिष्टता के साथ पूछा था, इस बार यह शर्मिला कौन है? इस सवाल ने हमेशा के लिए अनसुया बाई को लेडी मैकबेथ बना दिया। भले ही लेडी मैकबेथ के गुणों में टेलीफोन पर दूसरों की बातचीत सुनने और चुगलखोरी करना शुमार न हो। मैंने मिसेस जी को जवाब दिया था, एक लड़की है। तुमने शर्मिला टैगोर नामक अभिनेत्री का नाम सुना होगा। उनकी आंखें बहुत आकर्षक हैं, गालों पर पड़ने वाले गड्ढे भी। तुम कभी भी शर्मिला टैगोर की कोई फिल्म देखकर इसकी तस्दीक कर सकती हो। जिस लड़की की बात हो रही है उसकी आंखें और कुछ हद तक उसके गाल भी शर्मिला टैगोर जैसे हैं, इसीलिए मैं उसे शर्मिला कहता हूँ। मैं उसका असली नाम जानता हूँ, पर तुम्हें अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि उससे यह साबित होने लगेगा कि इस घर का मालिक अब न मैं हूँ न तुम हो, और लेडी मैकबेथ ही यहाँ की असली मालिक है। अब रह गई मिसेस जी, जिसे अखबारों ने तो मिसेस गांधी का संक्षिप्त नाम बनाकर प्रचलित किया है। मेरे लिए मिसेस जी की मुराद श्रीमती गीता देवी से है। गीता मेरी पत्नी है। विवाहित जीवन की शुरुआत में मैं उन्हें महारानी विक्टोरिया कहता था। उनमें विक्टोरिया जैसा तमतमाता गुरूर तो था ही, लोगों को अपने आसपास उलझाए रखने की उनमें चतुराई भी थी। जीवन लेखकों ने लिखा है कि वे लोगों को लुभाकर अपने किले के पास तक तो खींच लाती थी, पर किले में किसी को घुसने नहीं देती थी। अपनी विद्या और इस तरह की विशेषता के कारण श्रीमती गीता देवी लड़कियों के स्थानीय डिग्री कॉलेज में मैनेजर के हाथों अर्थशास्त्र की लेक्चरर हो गई हैं और जल्द प्रिंसिपल बनने वाली हैं। महारानी विक्टोरिया की ही तरह वे अपने लोगों को अपना फ्लंकी और लैकी मानने की आदी रही हैं। इधर उनके चरित्र में कुछ नए गुणों का उदय हुआ है, जिससे मुझे उनका नाम बदलकर उनको मिसेस जी के असली नाम से संबोधित करना पड़ता है। यह कहना मेरी भूतपूर्व क्वीन विक्टोरिया और अपने देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री दोनों ही के लिए सम्मानजनक होगा कि मिसेस जी अब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यह नाम इतिहास बन चुका है और आज की तारीख से साहित्य बनने जा रहा है, क्योंकि अब मैंने उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के दर्जे से तरक्की देकर सार्वभौमिक स्तर पर उपमान की हैसियत बख्शी है। श्रीमती गीता देवी मिसेस जी ही की तरह बेखौफ हैं। वे कहा करती हैं कि आज तक मेरे खानदान में किसी ने डरना जाना ही नहीं। खानदान से उनका अभिप्राय पति के नहीं बल्कि पिता के खानदान से है। मिसेस जी ही की तरह आज तक उन्होंने कोई भी अनुचित काम नहीं किया। उन्होंने जो कुछ किया दूसरों की इस ज़माने से शिकायत है कि लोग उन पर झूठ लांछन लगाते हैं कि अगर वे अपने सद्गुणों के कारण इतनी जनप्रिय हैं और इस कदर पसंद की जाती हैं तो उनका क्या कसूर। जिस दिन उन्होंने मुझे सूचित किया था कि वे कभी कोई अनुचित काम नहीं करती, उसी दिन महारानी विक्टोरिया की तस्वीर पर मिसेस जी की तस्वीर का छापा लग गया था, पर उसमें इतनी सफाई न थी। बाद में उन्होंने एक दिन किसी मामूली टुन्न फुन्न के दौरान शायद झगड़ा नाश्ते के बारे में या बिजली के बिल को लेकर अचानक मेरे सोशल एंथ्रोपोलॉजी के काम पर हमला बोल दिया। मेरे अध्ययन को बोर्जुआ और प्रतिक्रियावादी ठहराया। मिर्ज़ापुर के एक कबीले पर लिखे गए मेरे निबंध को अश्लील घोषित किया और पवित्र क्रोध के साथ उसे फाड़ डाला। नृत्य शास्त्रियों की गंदगी की भर्त्सना करते हुए उन्होंने मेरे दिमाग की बीमारी को धिक्कारा। उस दिन से वे हमेशा के लिए मिसेस जी हो गई हैं। जब कोई चीज़ वर्णनातीत हो जाए तभी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा वगैरह काम आते हैं। 12 मिनट बीत गए होंगे।
पर अभी भी फाटक की चूं खट सुनाई नहीं दी है। तब जमादार क्या फाटक बंद किए बिना ही चला गया? लेडी मैकबेथ अब अपने कमरे में, जिसे वे मुझे चिढ़ाने के लिए कोठरी कहती हैं, चली गई होंगी या रसोई घर में होंगी। वे मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगी। उन्हें पुकारने के मुकाबले मेरा बरामदे तक जाना ज़्यादा वाजिब है। हालांकि अब गर्मी बढ़ रही है और कूलर छोड़ना उतना आसान नहीं है। आज कहानी में यहीं तक। इसका दूसरा भाग पुनः प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ तक की कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।